लोग सपनों के पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी निभाते हुए, पैशन के मजे लेते हुए सपनों को अचीव करते हैं। क्या आप कर पाते हैं इस तरह से? कोशिश तो करनी ही चाहिए, हमेशा सपनों के पीछे भागना ही चाहिए। आखिर ज़िंदगी है किस लिए? इंसान को जितना वो सेल्फ अवेयर हो सके उतना बढ़िया, और उसमें सबसे पहले उसे अपनी वीकनेस अगर पता हो, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बिगिन विद फॉर मी, कि आप उसको काउंटर कर सकते हो, क्योंकि वो एक पिटफॉल है। वंस यू आर सॉर्टेड कि यार मेरा रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है इंसान के, इन अ डिसेंट लग्जरियस वे आर सॉर्टेड, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन। लाइफ में वही जो हम एग्ज़ाम देते थे स्कूल में, तो किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी में कम मार्क्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 40 से नीचे किसी में नहीं है। हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स 40 हुआ करते थे, तो इसीलिए फेल किसी में भी नहीं होना, तब फेलियर की कैटेगरी आ जाती है। किया कि 40 भी आ जाए तो बहुत है, पर फाइनेंशियल गोल्स में अगर 40 आएंगे तो शायद बीवी मारेगी और बच्चे भी कहेंगे पापा ये अभी कमी रह गई। भागवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 ही याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मेरे हाथ में तो कर्म है, डेफिनेटली रिस्क लिए हैं, कई सारे रिस्क लिए हैं, लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क। आपने डेफिनेटली बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या कहते हैं कि आज से 50 साल पहले अगर जापान में किसी बटरफ्लाई ने अपने विंग्स फ्लटर किए थे, तो आज की डेट में यहाँ पे इंडियन ओशन में एक सुनामी आ सकता है। क्योंकि दूसरा मेरा मोटिवेशन ये भी है कि सामने वाले को तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद एक तरीके से डेली डोज अपने आप को दे रहा हूँ। यही बोलती है, क्या बाबा रोज ज्ञान देते हो? मैंने बेटा आप भी तो रोज पूछते हो पार्टी करें, तो आपका पार्टी है, आपका मजा है, मेरा ज्ञान मेरा मजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीड को ही मैंने एलिवेट कर दिया है, बहुत लालची हूँ। पर आपकी जो लालच है ना, दूसरों को नुकसान नहीं फायदा देती है। दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ योर ग्रीड। तो मोटिवेशन भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए ही सर्वाइव करता है। एक्चुअली वी हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डम। जितने भी ओलंपियंस हैं, उनको सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है, डे इन एंड डे आउट आप एक ही चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इसको हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे, यू शुड बी व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू बी, बिहेव द वे यू वांट योर चाइल्ड टू बिहेव एंड डू व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू डू। इसमें सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार लोग बाग शिकायत करते हैं यार लाइफ इज़ हार्ड। तो क्वेश्चन आया था कंपेयर टू व्हाट। वेरी वेल। टू डू लिस्ट यूजुअली हम बनाते हैं 1 दिन या 2 दिन की। मैं कोशिश करता हूँ टू डू लिस्ट बनाने की अगले 5 साल की। लेकिन आज भी समाज में ग्लोरिफिकेशन पैसे का ही है। जैसे आपने कहा पे पैकेज, जितना कॉलर ऊंचा होता है एक पेरेंट का बताने मेरा बच्चा 2 करोड़ में गूगल में लगा है, उतना शायद उतना नहीं होता कि मेरा बच्चा 50 लाख कमाता है पर वो माइम भी करता है, फुटबॉल भी खेलता है, लोगों की हेल्प भी करता है, मेरे पास भी आधा घंटा जाके बैठता है। क्योंकि यार आपकी लाइफ में कुछ जो सर्टेन एरियाज हैं, जो मेन बॉल्स हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ है, जैसे कि आपकी रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आपका पर्सनल मी टाइम है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, ये चीज़ें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ है कि 2 साड़ी लाए हो टूर पे से और मदर को पहले दिखाई तो वाइफ गुस्सा हुई, वाइफ को पहले गुस्सा तो मदर गुस्सा हुई, कभी ऐसा हुआ है? बड़े गलत तार छेड़ दिए सर। पैसा कमाना एक अलग रिक्वायरमेंट है, विच इज़ वेरी एसेंशियल। उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ आपको पैशन में नहीं करना, लेकिन पैशन के ऊपर इस समय आप ये लोड नहीं डाल सकते कि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। अगर आप किसी मोमेंट ऑफ वीकनेस में हो, क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ये मैसेज भेज सको, आई नीड यू 8 मिनट्स। हम नेगोशिएबल्स हैं, वेकअप अर्ली, स्टार्ट योर डे अर्ली, सेकंड इज फिजिकल मूवमेंट एंड थर्ड इज रिफ्लेक्शन टाइम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट पे, जिसमें हम सीखेंगे कैसे पैशन, प्रोफेशन और जिम्मेदारी उसमें जगल किया जाता है। आज हमारे साथ है मिस्टर दिवाकर पंजवानी, जो बाय क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाय प्रोफेशन एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है एंड बाय पैशन एक लाइफ कोच है। वेलकम दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो जैसा कि मैंने आपके सारे डोमेन्स के बारे में बताया, तो हम स्टार्ट भी वहीं से करेंगे। मैंने आपके सारी चीज़ें, सारे डोमेन बताए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, पैशन, प्रोफेशन। तो दिवाकर जी, अपने को एक लाइन में डिफाइन करिए, व्हाट वुड यू डिफाइन योरसेल्फ एज? आपकी बातें सुन के तो मुझे बिल्कुल स्कूल की याद आ गई, जब 10th और 12th में एक क्लास में होते हुए भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे। मैथ्स भी थी, साइंस भी थी, 12th में अकाउंट्स थी। तो उसी तरीके से लाइफ में सारे डोमेन्स हैं, हर किसी में अबव एवरेज परफॉर्म करना है। अटेम्प्ट है टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बहुत बहुत अच्छी बात कही। पर कभी हमने देखा है ना, कुछ लोग सपनों के पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी निभाते हुए, पैशन के मजे लेते हुए
सपनों को अचीव करते हैं। क्या आप कर पाते हैं इस तरह से? कोशिश तो करनी ही चाहिए हमेशा, सपनों के पीछे भागना ही चाहिए, आखिर ज़िंदगी है किस लिए? राइट। बट जगल करना और पा लेना सपनों को खुशी के साथ, दैट इज़ अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। सो Absolutely. आर यू एबल टू बैलेंस ऑन ऑल दिस थिंग्स? कैसे रहता है? ये जो जगलिंग है, बैलेंसिंग है, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्ट। एक जैसे रोप वॉकर होता है, आपने कभी भी देखा उसके हाथ में एक जो डंडा होता है, वो उसको बैलेंस करने के लिए ही होता है। कभी लेफ्ट साइड पे वेट ज़्यादा है तो दूसरी तरफ पुश किया, कभी राइट पे वेट ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्ट। आप अगर अपनी लाइफ में 3-4 डोमेन्स को परफॉर्म कर रहे हो, आपको अपने बिज़नेस को भी देखना है, अपने पैशन या पर्सनल इंटरेस्ट को भी देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, सर्कल को देखना है, रिलेशनशिप्स को देखना है, तो इट इज़ अ जगलिंग एक्ट। वो तो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। देयर इज़ नो वन साइज़ फिट्स ऑल या देयर इज़ नो स्पेसिफिक बटन आपने प्रेस किया और वो लाइफ के लिए आप सेट हो गए। So there is no thumb rule. You have to make your own systems, own plans, how to juggle and how to keep going. Right. एब्सोल्युटली। Wonderful. जैसे हम बैकस्टेज बात कर रहे थे कि यू आर वर्किंग इन दिल्ली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड 9 साल आपने वहाँ पे काम किया। उसके बाद यू केम बैक टू आगरा। सो वाज दैट अ डिसीजन बिकॉज़ यू वांटेड टू बी अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर एज अ पैशन या फैमिली या कोई ज़िम्मेदारी की वजह से आप आगरा आए? क्या रीज़न रहा आपके वापस आगरा आने का 9 साल बाद? अम, इसको मैं शेयर करना चाहूँगा विद माय ओन वीकनेस। हमने कॉन्सेप्ट सुना होगा स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इंसान को जितना वो सेल्फ अवेयर हो सके उतना बढ़िया, और उसमें सबसे पहले उसे अपनी वीकनेस अगर पता हो, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बिगिन विद फॉर मी, कि आप उसको काउंटर कर सकते हो, क्योंकि वो एक पिटफॉल है। मेरी एक कमज़ोरी मुझे बहुत जल्दी पता चल गई थी कि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आई वाज़ नॉट अ पर्सन जो अकेला बाहर रह सकता था। मेरा माइंड, इट स्टिल प्लेज़ गेम्स विद मी अ लॉट। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, तो तब मैं जॉब भी कर रहा था, आई वाज़ इन अ गुड जॉब, कहीं और भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही थी, जीमैट का एग्ज़ाम भी दिया था, आई वाज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज़ वेल। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना बाहर जाता जा रहा हूँ, उतना अकेला होता जा रहा हूँ, एंड दैट वाज़ द रीज़न दैट आई पुल्ड माय सेल्फ बैक। मेरे पेरेंट्स मुझे बिठा के समझा रहे थे कि बेटा, तुम दिल्ली छोड़ के, मेट्रो सिटी छोड़ के आगरा में आ रहे हो, तुम सेटल हो पाओगे? तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा? लेकिन मैंने बोला कि वो जो भी है यहाँ देख लूँगा, कहीं किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, 2 रोटी, 4 रोटी, दाल, रोटी, पनीर सबकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। आई नीड टू हैव एन एंकर, अदरवाइज़ आई विल बी लाइक अ शिप विदाउट अ रडार, और आई माइट जस्ट ड्रिफ्ट एनीवेयर, आई डोंट नो। सो एक ये नई थॉट मिली है मेरे को, फैमिली मेरी नीड है। ऑन द कॉन्ट्ररी नॉर्मली पेरेंट्स बुला रहे होते हैं, बेटा आजा यहाँ पे खा लेंगे, रूखी सूखी खाएँगे पर मिल के खाएँगे। आई हैव सीन फर्स्ट सच एंटरप्रेन्योर ऑफ योर एज हू इज सेइंग आई केम बैक टू फैमिली फॉर फैमिली नीड्स। दैट इज़ रियली वंडरफुल दिवाकर जी। सो क्या कभी ऐसा लगा कि फैमिली आपके पैशन को परस्यू करने में आपके आड़े आई हो या फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है आपके पैशन को परस्यू करने में? फैमिली हैज़ ऑलवेज़ बीन माय स्ट्रेंथ, और इसके अंदर मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मैंने खुद भी रियलाइज़ किया कि पहले जो बेसिक्स हैं, दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। आपकी नेसेसिटीज़ हैं, आपके कम्फर्ट्स हैं, आपकी एक सर्टेन लग्ज़रीज़ हैं, उनको आपने फुलफ़िल कर दिया, तो उसके बाद यू हैव द टाइम, यू हैव द स्पेस, अपॉर्च्युनिटी है आपके पास कि आप अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो जब बिज़नेस में हम सेट हो गए, मेरे फाइनेंशियल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, मैं अपना टाइम तब वहाँ डिवोट कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने इसे परस्यू करना चालू किया। इसका मतलब ये हुआ वंस योर फाइनेंशियल गोल्स आर मेट, वंस यू आर सॉर्टेड कि यार मेरा रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है इंसान के इन अ डिसेंट लग्जरियस वे आर सॉर्टेड, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन। बिफोर दैट यू आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट हाउ टू मूव अहेड इन लाइफ फाइनेंशियली, मतलब पहले फाइनेंशियल गोल्स पूरे करिए जाए, फिर पैशन को भी परस्यू करना चाहिए। एब्सोल्युटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी, मेरे लिए ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, और फर्स्ट दे कम फर्स्ट। ओके। सो पैशन और प्रोफेशन अगर अलग होता है तो जगलिंग कुछ खास नहीं होती या होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो दैट वेज़ आई फ़ील आई एम ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। मेरे साथ बिज़नेस में मेरे बड़े भैया हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है, जिनके कारण मैं अपने पैशन और इंटरेस्ट को फ़ॉलो कर पाता हूँ। अदरवाइज़ आप बिज़नेस में से इतना टाइम निकाल पाओ तभी संभव है व्हेन देयर आर 2 पीपल इन बिज़नेस, और जो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आई एम श्योर आप भी ये बिलीव करते होंगे, क्योंकि आप भी अगर बिज़नेस में, आप इमेजिन कीजिए अगर आप अकेले होते बिज़नेस में, तो कितना आपके लिए पॉसिबल हो पाता अपने और इंटरेस्ट को टाइम दे पाना। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बिज़नेस में, हम वी आर अ 2 पर्सन टीम, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी और कन्वीनिएंट हो जाता है अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो कर पाना। बिजनेस में कैसा मैं तो लाइफ में फील करता हूँ अकेला कैसे जी पाऊंगा। आई रियली ड्रेड द डे इफ आई माय वाइफ इज नॉट देयर एनीमोर विद मी। तो मैं खाना भी कैसे खा पाऊंगा, मिलके कैसे ही मजा आएगा, शायद मैं एक सूखी रोटी भी चल रहा हूँ। एनीवेज, एक और एक 11 है, चाहे बिजनेस में, चाहे घर में, चाहे लाइफ में। इट्स रियली अ मैसेज फॉर एवरीवन कि
हमेशा मिलके कुटुंब की तरह चलने की कोशिश करें। अकेले अकेले कभी कोई चना बाहर नहीं फोड़ सकता। एक और एक हमेशा 11 ही रहेंगे। वेल सेड। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम गारमेंट बिजनेस है और बिजनेस का एक मन में एस्पिरेशन होता है, एक साइज होता है, जो मन में एक सोच के बैठा होता है इंसान कि यार मुझे अपने बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाना है। और अगर किसी वजह से वो एस्पिरेशन पूरा नहीं होता तो इंसान बहुत टूटा फील करता है, कहता है यार आई एम अ फेलियर टाइप। तो आपके बिजनेस में ऐसा है क्या? क्या जो एस्पायर आप करते हैं उस लेवल पे पहुंचा पाए हैं, या टुवर्ड्स इट हैं, या बहुत दूर है? हमें जी आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछी इस एक सिंगल क्वेश्चन में कि बिजनेस में एस्पिरेशंस होती हैं, वो एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुई, और अगर वो फुलफिल नहीं हुई उनके कारण आपके फेलियर की तरह फील करते हैं, और वो गैप कितना ज़्यादा है। ट्रू। ऑफ कोर्स एस्पिरेशंस बहुत रहती हैं और सारी एस्पिरेशंस फुलफिल हो भी नहीं पाई हैं, और ये कोई शिफ्टिंग गोल पोस्ट वाला सिस्टम नहीं है कि भाई मुझे अगर सेंचुरी मारनी है तो मैं 20 से आया, मैंने टारगेट रखा 30 का, मैं 30 पे पहुंचा तो मैंने बोला 50। शिफ्टिंग गोल पोस्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा है कि एक साइजेबल मैंने अपने लिए टारगेट रखा है। इट्स ऑल अबाउट माई ओन जर्नी। एक टाइम लग रहा है, किसी के टारगेट्स 5 साल में पूरे हो जाते हैं, किसी को टारगेट पूरे करने में 15 साल भी लग सकते हैं। बाकी जहाँ तक फेलियर फील करने वाली बात है, लाइफ में वही जो हम एग्जाम देते थे स्कूल में, तो किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी में कम मार्क्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 40 से नीचे किसी में नहीं है। हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स 40 हुआ करते थे, तो इसीलिए फेल किसी में भी नहीं होना, तब फेलियर की कैटेगरी आ जाती है। अदरवाइज आप हर डोमेन में करते चल रहे हो एक अबव एवरेज, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि आप कहाँ पे कमी महसूस कर रहे हो, किस चीज़ में कमी महसूस कर रहे हो। बिज़नेस का कोई लेवल ही नहीं है। मैं हमेशा कंपेयर इस तरीके से करता हूँ कि यार आज जो मेरा लेवल है, कल के कंपैरिज़न में, पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के कंपैरिज़न में मैंने ग्रो किया है कि नहीं किया है। मैं इस तरीके से टारगेट बना लूँ कि भई आई हैव टू ग्रो 5x और 10x इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और मैं अगर उसे अचीव नहीं कर पाऊँ, आई विल डेफिनिटली फ़ील कि यार मैं फेलियर हूँ। लेकिन अगर इफ आई एम एमिंग फॉर द स्टार्स एंड आई लैंड आइदर ऑन द मून और इवन ऑन द ट्री टॉप, ग्रोथ तो वहाँ भी है ना। आजकल फास्ट लाइफ इतनी हो गई कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार हमें जल्दी अचीव करना है सब कुछ। जीना लंबा है, लेकिन अचीव सब कुछ जल्दी करना है। वेल सेड, वेल सेड। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि 40 भी आ जाए तो बहुत है, पर फाइनेंशियल गोल्स में अगर 40 आएँगे तो शायद बीवी मारेगी और बच्चे भी कहेंगे पापा ये अभी कमी रह गई। सो 40 इन फाइनेंशियल गोल्स तो आप भी शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे लाइफ में। सो अगर हम ये कहते हैं एस्पिरेशंस पूरी हुई या नहीं हुई, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड इन, ये तो हम किसी सब्जेक्ट में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आई नो, लेकिन ये तो मजबूरी हो गई। वेरी ट्रूली सेड। तो 40 तो खाली बेंचमार्क बनाया हुआ है, हमने अपने लिए नहीं बनाया है। डिस्टिंक्शन तो चाहिए चाहिए, 75 चाहिए, उसका 90 आए तो सरप्लस ही है। वेरी वेल। अगर हम जब कहते हैं एस्पिरेशंस पूरी बिजनेसमैन एमएसएमई वाले नहीं कर पाते हैं, हुँ। तो नॉर्मल चैलेंजेस क्या रहते हैं? माइंडसेट चैलेंज है, एनवायरनमेंट है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ओवरथिंकिंग है, या फेलियर ऑफ कन्वर्टिंग योर थॉट्स टू एक्शन है? हम एमएसएमई के जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर नॉर्मली जगलिंग। सोचते बहुत बड़ा है पर एंड अप नहीं कर पाते उतना बड़ा। आपने शुरुआत में जो कुछ रीज़न्स बताए, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने सुना, कुछ रीज़न्स हैं इंटरनल, और मोस्ट ऑफ दोज़ रीज़न्स जो आपने बोले थे इंटरनल थे, चाहे वो माइंडसेट है, ओवरथिंकिंग है या डिस्ट्रैक्शन है। कुछ रीज़न्स होते हैं एक्सटर्नल, कि जैसे एनवायरनमेंट है, पॉलिसीज़ हैं, कॉम्पिटिशन है। जो एक्सटर्नल रीज़न्स हैं, वो तो सभी के लिए ही हैं। True. उसी एनवायरनमेंट में कुछ लोग आउट परफ़ॉर्म कर जाते हैं और कुछ लोग उसी का एक एक्सक्यूज़ बना के आगे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। मोस्टली मुझे पर्सनली लगता है कि आपका टारगेट और आपका एम क्या है, और उसके अलावा आपका माइंडसेट कैसा है। आप अगर फुल्ली कमिटेड हो किसी चीज़ की तरफ, आप पैशनेटली अपने बिज़नेस को ही आप अगर पैशन मान के चलते हो अपना, आपको उसमें मज़ा आता है, वो आपको काम नहीं लगता है, तो अपने आप ही आप उसमें अपनी एनर्जी दोगे। और फिर वहाँ तो भागवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 ही याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मेरे हाथ में तो कर्म है। Right. मैं सारी स्ट्रैटेजीज़ बना लूँ, अपनी प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बना लूँ, आई कैन टेक माय प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड आई कैन पुट इन ऑल द एफर्ट्स कि कस्टमर को पसंद आए। लेकिन इन द एंड डिसीजन तो कस्टमर के हाथ में है ना। वेरी वेल सेड। सो जो आपने भी बताया कि मिक्स बैग ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, मिक्स बैग ऑफ इश्यूज हैं, अगेन वही बैलेंसिंग एक्ट है। एनवायरनमेंट वाले को भी झेलना है, बाहरी भी झेलना है, अंदरूनी भी झेलना है, मिला जुला के काम चलाना है। अब जैसे हमने बिजनेस की ही बात करते हैं तो हम हर वक्त पढ़ते हैं नो रिस्क नो गेन। सो आपने अपनी लाइफ में अपने बिजनेस में कंसिडरेबल रिस्क लिए हैं, या आप थोड़ा रिस्क फ्री और थोड़ा फेयर खेलते हैं कि यार रिस्क नहीं लेना है, भले ही थोड़ा ग्रोथ कम हो जाए? अगेन इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट। शायद मेरी पर्सनैलिटी इस तरीके से है, रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ। और ये कैलकुलेटेड रिस्क वाली चीज़ कब आती है, जब इंसान के हाथ में हारने को कुछ होता है ना, तो उसके अंदर डर भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है। जब आपके पास हारने को कुछ भी नहीं है, यू आर लिटरली हैंड टू माउथ, और देन यू गिव योर ऑल इन, कि यार हाथ में मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर
डाउनसाइड हुआ तो मैं कितना नीचे जाऊंगा, लेकिन अगर अपसाइड हुआ दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग। तो उसी तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लिया। अगर आपके हाथ में 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए 20 रुपए का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर इफ यू एंड अप लूजिंग दैट मनी ऑल्सो, लाइफ में आपको समय भी बीत गया, आपका 1 साल 2 साल वेस्ट भी हुआ टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, तो उस केस में आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है टू रिवाइव, टू रिटर्न, टू रीस्टार्ट। राइट। लेकिन आपने अगर कोई मेजर रिस्क ले लिया, आपने अपनी लाइफ के 10 साल 8 साल कहीं इन्वेस्ट कर दिए, आपने अगर अपनी 80% कैपिटल 50% से ज़्यादा कैपिटल कहीं इन्वेस्ट कर दी, एंड इफ यू एंड अप लूजिंग इट, तब फिर वहाँ चैलेंज आ जाता है। तो मैं उस टेम्परामेंट से चलता हूँ। डेफिनेटली रिस्क लिए हैं, कई सारे रिस्क लिए हैं, लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क। सो कैन वी से अब कोई रिपेंटेंस नहीं है कि यार मैं ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता, वो नहीं करता तो वैसा होता, सो मतलब देयर नो रिपेंटेंस, यू वुड नॉट लाइक टू रीस्टार्ट योर लाइफ, कि अगर रीस्टार्ट हो तो मैं फिर से दोबारा स्टार्ट हो तो मैं क्या करूंगा या कैसे बिजनेस रन करूंगा? सर, आपने डेफिनेटली बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या कहते हैं कि आज से 50 साल पहले अगर जापान में किसी बटरफ्लाई ने अपने विंग्स फ्लटर किए थे, तो आज की डेट में यहाँ पे इंडियन ओशन में एक सुनामी आ सकता है। हम पिक एंड चूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मुझे लाइफ में ये एक पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए कि मैं एक्टिंग में चला जाता, मैं बहुत अच्छा एक्टर बन जाता। लेकिन यही मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी, अगर मैं अकेला होता तो पता नहीं किस वेवलेंथ पे चला जाता। सो अगर हम कोशिश करेंगे कि यार मुझे सिर्फ 1, 2 और ये 5 में से सिर्फ ये 3 चीज़ें पिक एंड चूज करनी है, ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है। इट कम्स एज़ अ कंप्लीट पैकेज। इसीलिए आई ऑलवेज़ एम इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। इस भाव से कि अगर कहीं भी मेरे 20 साल पहले की चीज़ को चेंज की होती, तो आज मैं यहाँ इस मोमेंट पे, इस पल में नहीं होता, विद दिस फैमिली ऑफ माइन, विद दीज़ किड्स ऑफ माइन, आपके साथ यहाँ बैठ के आज कॉफ़ी नहीं पी रहा होता। व्हाट अ वंडरफुल थॉट, इट इज़ रियली लविंग। एंड ये ऐसे शायद बहुत कम लोग होते हैं जो जहाँ होते हैं उसमें फुली हैप्पी होते हैं, कंटेंट होते हैं, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड होती है, एंड यू आर देयर थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू योर स्टेट ऑफ माइंड कि आप ऐसा कर पा रहे हैं। थैंक चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिजनेस से थोड़ा आगे बात करते हैं। आपने कब रियलाइज किया कि मेरे को एक मोटिवेशनल कोच बनना है या कुछ पोस्ट बनाने हैं या कुछ कंटेंट क्रिएट करना है? कुछ ऐसा कोई एक टाइम या कुछ एक डिफाइन कर पाएंगे जहां से आपको लगा मुझे अब इनर जर्नी स्टार्ट करनी है, बहुत आउटवर्ड मैंने काम कर लिया? यू फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस टेक्स मी बैक टू अ लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज एज़ वेल। मुझे ऐसा लगता है ये जो खास तौर से जो जर्नी मैंने चालू की थी कंटेंट क्रिएशन की, दैट आई थिंक आई स्टार्टेड प्राइमरली आफ्टर बिकमिंग अ फादर। ओके। बिकॉज़ व्हेन यू बिकम अ फादर, आपकी एक व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग हो जाती है, और आपको लिटरली ये लगने लगता है कि यार आपके ऊपर पूरी पूरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की। आप उनको पढ़ा रहे हो, बड़ा कर रहे हो, परवरिश दे रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे हो, उन्हें चलना सिखा रहे हो, बोलना सिखा रहे हो, साइकिल चलाना सिखा रहे हो। तो उसी तरीके से लाइफ में आगे कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जब वो बच्चे जब छोटे हैं तब तो आपसे वो पूछ रहे हैं, पापा ये कैसे करें, वो कैसे करें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, देन वो कन्वर्सेशन भी कभी-कभी थोड़ी कम होने लगती है। राइट। तो उस तरीके से मुझे लगा मे बी दिस जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन कुड बी अ वे वेयरइन आगे चल के शायद मेरे बच्चों को भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस, क्वेरीज आएँगे, एंड इफ आई एम नॉट देयर एट दैट मोमेंट, शायद मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ, या किसी भी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मे बी अभी ये जो रील वाला कल्चर भी है, तो तब उनको यही पापा की बात अगर सुनने में मिल जाए, तो मे बी दैट माइट हेल्प देम। तो मैं अपने को उस नज़रिए से देखता हूँ। देयरफॉर मैं जो कंटेंट बनाता हूँ, मैं किसी 10 ईयर ओल्ड या 12 ईयर ओल्ड के लिए तो नहीं बनाता हूँ, बिकॉज़ अभी तो मैं अपने बच्चों से कनेक्टेड हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो शायद मेरे दिमाग में रहा करते थे जब मैं 20-25 साल की एज का था। तो वहाँ से ये इंस्पिरेशन आई, इस टाइप की चीज़ों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आपके बच्चों के पास अब डैड की बाइबल होगी, सो लकी दे यार। आई मस्ट से जीसस की बाइबल नहीं, वो डैड की बाइबल पढ़ेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल थॉट। इसीलिए अभी वो बहुत परेशान भी होते हैं कि पापा देखो फिर से ज्ञान। तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ, बेटा तुम ये मान लो कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। क्योंकि दूसरा मेरा मोटिवेशन ये भी है कि सामने वाले को तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद एक तरीके से डेली डोज़ अपने आप को दे रहा हूँ। वाओ! सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। जैसा आपने बताया आपके बच्चे, तो मेरी भी एक डॉटर है, हू इज़ परस्यूइंग मेडिसिन, वो भी यही बोलती है, "क्या पापा रोज़ ज्ञान देते हो?" मैंने, "बेटा आप भी तो रोज़ पूछते हो पापा पार्टी करें?" तो आपका पार्टी है, आपका मज़ा है, मेरा ज्ञान मेरा मज़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुँ। सो आपकी जब जर्नी आपने स्टार्ट की, आपको जब सैटिस्फैक्शन शाम को जो नोट गिनने में ज़्यादा आता है कि एक बंदा सैटिस्फाई होके जाए उसमें ज़्यादा आता है? नोट गिनना तो कभी पैशन रहा ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस चीज़ में आता है व्हेन यू आर एबल टू पुल समबडी अप। अगर कोई डाउन फ़ील कर रहा है, कोई लो फ़ील कर रहा है, और उसको आपने मदद की, उसको आपने उठाया। आप खुद भी अगर लो फ़ील कर रहे होगे, आप खुद भी
डिस्ट्रैक्टेड होगे ना, आप खुद वापस फोकस में आ जाओगे और आप एनर्जेटिक फील करने लगते हो। तो जैसे कहते हैं ना यार, एक दीपक अगर दूसरे दीपक को जलाता है तो पहले दीपक की रोशनी कहीं कम नहीं होती, उल्टा ओवरऑल उजाला बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से असली किक, असली एक्साइटमेंट इस चीज में आता है व्हेन यू आर एबल टू अपलिफ्ट समबडी एल्स। आप इस छोटे से फॉर्म में भी अगर किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा पैशन है। जो मनी है वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, नो डाउट ज़रूरी भी है, लेकिन वो पैसे गिनने का शौक नहीं है। वाह! सो बेसिकली गिवर्स गेन पे आप पूरी तरह बिलीव करते हैं कि मैं दूँगा तो मेरा भी बेनिफिट और है ही है साथ में। हाँ, मतलब डेफ़िनिटली इस मामले में आप कह सकते हैं कि आई एम अ वेरी ग्रीडी ग्रेट। गाय। कई लोग कहते हैं कि यार सेल्फिश कैसे, सेल्फिश येस आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन दैट वेज़। अंतर सिर्फ़ क्या हो जाता है कि किसी को ग्रीड होता है मटेरियलिस्टिक मटेरियल का, किसी को ग्रीड होता है नॉन मटेरियलिस्टिक। तो मेरी जो ग्रीड है वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा है। मैंने सद्गुरु की बात सुनी थी, स्पिरिचुअल गुरु हैं और वो अपने आप को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करते थे। गुरु क्या होता है? एक जीपीएस, गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम। तो वही ये बोलते थे कि यार स्पिरिचुअल लोगों से ज़्यादा ग्रीडी कोई भी नहीं होता। उन्हें जल्दी होती है बिल्कुल कि भई परमात्मा को पाने की, इस लाइफ़ के पार की चीज़ों को समझने की। तो मैं थोड़ा-थोड़ा इस बात से रेज़ोनेट कर पाता हूँ और ग्रीड को ही मैंने एलिवेट कर दिया है। बहुत लालची हूँ मैं। पर आपकी जो लालच है ना दूसरों को नुकसान नहीं फ़ायदा देती है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ योर ग्रीड। मतलब हर एक की लालच किसी का जैसे जब कभी हम शेयर मार्केट हो, चाहे मैच हो, चाहे सट्टा हो, जब ग्रीडी होते हैं तो किसी के नुकसान आपका फ़ायदा होता है। यहाँ पे विन-विन है, जिससे आप ले रहे हैं उसको भी फ़ायदा है और आपका तो फ़ायदा है ही है। तो कमरे तो में उजाला बढ़ रहा है। उजाला बढ़ ही रहा है। सो दैट इज़ वंडरफुल। आई वुड नॉट से टर्म इट एज़ अ ग्रीड बट मेबी सबका भला हो तो मेरा तो साथ में होना ही चाहिए। वेरी वेल सेड। क्या कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। इनडायरेक्टली हम उनके पास ही जा रहे हैं। मोदी जी की बात हमेशा सही है। सो अब जब सब क्लाइंट्स आपके पास हर तरह के आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें आप क्या सिखाते हैं? कुछ एक आपका एक टैगलाइन या एक फ़ॉर्मूला जो आप सबको एक ही तरह बताते हो कि आपको लगता है 50% तो ये इसकी प्रॉब्लम से सॉल्व हो ही जाएगी, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला? सर, एक तो पहले ये कहा जाता है कि वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। राइट, सेम सॉल्यूशन हर किसी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन इससे थोड़ा-सा पीछे आएँ तो एट द एंड ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स और हम सबकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। वो बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, वहीं से कुछ चैलेंजेस चालू होते हैं। उसके लिए एक चीज़ जो फंडामेंटली सब में देखी गई है, अगर इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली एंड मेकिंग अ शेड्यूल फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे, वो आपको इतना हेल्प कर सकती है जिसका हिसाब नहीं है। मेरे 3 नॉन नेगोशिएबल्स हैं, उनमें से एक है वेकिंग अप अर्ली, दूसरा है, ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन को शायद आंसर कर सकता है, रिफ्लेक्शन। आई प्रेफर टू स्पेंड एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स विद माई सेल्फ और यही मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ। आप अगर अपने साथ थोड़ा-सा समय बिताएँगे, सिर्फ़ अपने थॉट्स को ही सुनेंगे, समझेंगे, तो आधी से ज़्यादा क्लैरिटी वहीं आ जाएगी। किसी भी क्वेश्चन पेपर में 50% तो आप वहीं पे जीत जाते हो व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हम लोग अभी इतनी उलझन में क्यों होते हैं? क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। तो आपको क्लैरिटी कई बार जो आ जाती है ना, क्लैरिटी सॉल्यूशन मिलने की नहीं आती है, आपको क्लैरिटी आ जाती है प्रॉब्लम को डिफाइन करने की। सो व्हेन यू आर एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम, 50% तो प्रॉब्लम वैसे ही हल्की हो गई, क्योंकि वो अभी तक आपके दिमाग में था। अब वो जब आपने डिफाइन किया, इधर उसको लिख के या किसी से बात करके या खुद से भी बात करके थ्रू सेल्फ टॉक, तो तब आप प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं एंड देन यू आर मच क्लोजर टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। तो इसीलिए जो मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ, किसी से भी बातचीत होती है, यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आई एम एबल टू मेंटर समबडी। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको मैं सॉल्यूशन ऑफ़र करूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि सिर्फ़ आपको मैं किसी भी तरीके से क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप खुद ही अपने आप ही निकाल के दे सकते हो। यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। राइट, पर्पज़ इज़ टू प्रोवाइड क्लैरिटी। वंडरफुल। जैसे कि मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी रही है, आपने 2 लोगों की बातें उठाई। मिस्टर गुलाब लधानी जो आगरा के नंबर 1 है, उन्होंने टू डू लिस्ट 77 से बनाते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। दूसरी कृष्णा दीदी, जी। जो साधुवासी मिशन हेड करती है, उनका एक प्राइम प्रिंसिपल है, सिट इन साइलेंस फॉर 15 मिनट्स, बिगिन योर डे विद साइलेंस। जो अभी आपने बात बोली, तो एक जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, दे आल्सो थिंक अलाइक, यू आर ऑन सेम पेज बेसिकली। तो आपने सबकी जो एक एंटरप्रेन्योर उसकी भी एक आदत सी उठा रखी है और एक जो स्पिरिचुअल गुरु है, लाइक यू आर फॉलोइंग हर पाथ एज़ वेल। वेरी वेल। सो जैसे कि आपके पास लोग आते हैं तो उन्हें आपके हिसाब से मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है या डायरेक्शन? आपने बताया कि सॉल्यूशन उनके पास है बट स्टिल दे नीड सम काइंड ऑफ डोज़ ऑफ मोटिवेशन कि नहीं बेटा चलो लग जाओ काम तो हो ही जाएगा। सो मोटिवेशन आप देते हैं तो कितना चलता है या प्लेन डायरेक्शन इज़ इनफ? व्हाट डू यू फील? सर, मैंने कल रात को खाना खाया था, लेकिन आज सुबह फिर भूख लगाई, तो यहाँ आने से पहले भी कुछ खाना पड़ा। तो
मोटिवेशन भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए ही सर्वाइव करता है, इसीलिए वी नीड एक्चुअली अ डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। और मोटिवेशन के बेसिस पे आप अपनी लाइफ को, फ्रैंकली मैं बोलूँ, कई लोग नाराज़ हो सकते हैं, मोटिवेशन के बेसिस पे आप अपनी लाइफ को चला नहीं सकते हैं। मोटिवेशन ऑफ कोर्स एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर लाइफ आपको सही तरीके से चलानी है तो उसके लिए डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। कार में स्टीयरिंग व्हील का ज़्यादा रोल है कंपेयर टू द पेडल जिस पे आप एक्सेलरेट करें गाड़ी को। तो ठीक है, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हो गए, एक्साइटमेंट में आप एक्सप्रेसवे पे आप प्रॉपर स्पीड लिमिट पे चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। वेल से सो अ पर्सन बेसिकली नीड प्रॉपर डायरेक्शन, चाहे वो मोटिवेशनल कोच से मिले, चाहे लाइफ गुरु से मिले, चाहे कंटेंट से मिले, बेसिकली राइट डायरेक्शन मिलेगा तो लाइफ अच्छी चलेगी। आई वांट टू से दैट मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और पॉइंट आता है जब हम बात करते हैं तो डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन, पीपल से डिसिप्लिन कैन बी बोरिंग बट आफ्टर इफेक्ट्स आर रियली एक्साइटिंग। सो डू यू टीच डिसिप्लिन ऑल्सो टू पीपल कि भाई मोटिवेशन तो ठीक है, अभी डिसिप्लिन पहले लाइफ में, जैसे आपने खुद अपने कुछ हैबिट्स बताई, आई माइट टर्म देम एज डिसिप्लिन ओनली, कि भाई एक डेली बेस पे जो बोरिंग टास्क है डेली 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 रिपीटेटिवली कर रहे हैं एंड उसका शायद रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन एज पर यू इन लाइफ? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने बोला कि मैं डू आई टीच डिसिप्लिन? दूसरी चीज़ ये है कि आई फॉलो दीज़ ओन प्रिंसिपल्स इन माय लाइफ। और तीसरी चीज़ ये थी कि हाउ कैन आई हेल्प समबडी True. इन फॉलोइंग दिस जर्नी टुवर्ड्स बीइंग डिसिप्लिन्ड। तो टीचिंग डिसिप्लिन वाली बात तो सर ऐसे है कि ये कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है और ना ही कोई इस पोज़ीशन में है अभी कि उसको पकड़ के कोई चीज़ सिखाई जा सके। जब आपको खुद रियलाइज़ेशन होगा कि कौन-सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, इन सिंपल टर्म्स अगर कहें, व्हाट्स इन इट फॉर यू? डिसिप्लिन होने से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है? और डिसिप्लिन को भी छोड़ें, एक बार को साइड रख दें, क्योंकि डिसिप्लिन में बड़ा एक मिलिट्री टाइप की फीलिंग आने लगती है कि यार मुझे एक ज़ोन में बाँधा जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ फ़ॉलो करनी है, उससे आपका फ़ायदा क्या है? बस आप ये चीज़ देखिए, फ़ायदा ज़रूरी नहीं है पैसे का ही फ़ायदा हो, आपके पीस ऑफ माइंड का, आपकी हेल्थ का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। उस नज़रिए से आप अगर देखेंगे, तो डिसिप्लिन में आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज ये आता है कि शुरुआत में हमने कोई चीज़ स्टार्ट की, यू बिगिन विथ समथिंग और बीच में बोरियत होने लगती है। सो वी डू नॉट हैव टू फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर हैबिट, वी डू नॉट हैव टू फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। एक्चुअली वी हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डम। जितने भी ओलंपियंस हैं, उनको सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है, डे इन एंड डे आउट आप एक ही चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई स्विमर है तो वो बस डाइव की ही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। कोई वेट लिफ्टर हैं तो बार-बार दिन में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसेन बोल्ट सिर्फ स्प्रिंट लगाते थे। कितना एक्साइटमेंट होता होगा, कितना मज़ा आता होगा। बट देन अगेन व्हेन यू फॉल इन लव विद दैट बोर्डम, उसमें आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में आते हो और तब अपने आप ही आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। तो यहाँ पे जो आपने बात बोली थी कि जो एंड रिजल्ट है, वो बहुत मज़ेदार रहता है और वो Very- फुल्ली फ्रूटफुल होता है। क्योंकि व्हेन यू फॉल इन लव विद बोर्डम, देन यू आर एक्चुअली एबल टू डेवलप कंसिस्टेंसी। राइट। कंसिस्टेंसी इज़ द की। रेपिटेशन से ही रियल लर्निंग होती है, रेपिटेशन से ही ग्रोथ होती है और रेपिटेशन में ही इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन रेपिटेशन बोरिंग लगने लगता है एंड व्हेन यू फॉल इन लव विद बोर्डम, तब आप कंसिस्टेंट हो पाते हो और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है। मेरा बच्चा आए दिन आके बोलता है, पापा टीवी देख लूं, बोर हो रही हूँ। उस बोर्डम में तो उसको कैसे एक्साइट करें भाई, तू बार बार बोर हो रही हूँ। अब आप कह रहे हो फॉलो इन लव विद बोर्डम, उस तरह का बोर्डम जो उस बच्चे का दिमाग ही खाली है। मतलब टेक्निकली बच्चे बोर्डम कैसे डिफाइन करते हैं, नथिंग टू डू इज बोर्डम फॉर देम डूइंग अ थिंग इज नॉट रियली बोर्डम। बट वो बहुत ऑफन, शायद आपके बच्चे भी कभी कहते हो आप बोर हो रहे हो, टीवी दिखा दो, घुमाने ले चलो। सो इफ दे फॉलो इन दैट काइंड ऑफ बोर्डम, तो उनको कैसे बाहर निकाले वहां से? कई बार ये चैलेंज आता था बच्चों के साथ स्पेशली, तो मैंने एक नई चीज़ सीखी अभी, नेगोशिएशन। वाह। बच्चे बहुत एक्टिव हैं नेगोशिएट करने में, छोटे से ही होते हैं तो नेगोशिएशंस होते रहते हैं कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं चॉकलेट खा लूँ, टॉफ़ी खा लूँ, और वो नैगिंग करते रहते हैं और रोते-पीटते अपनी बात को मनवाते हैं। और हम लोग भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए फिर उनसे ओके कर देते थे। तो अब मैंने इफ़ेक्टिवली क्या किया है, अभी कुछ दिन पहले ही आई जस्ट इंस्टॉल्ड अ हैबिट ट्रैकर एट माय हाउस। उसमें पूरे दिन लिखे हुए हैं और उसमें सिर्फ़ 5 हैबिट्स लिखी हैं। हैबिट नंबर 1 है कि भई आपको सुबह उठते ही नहा के मंदिर में माथा टेकना है। फिर एक हैबिट नंबर 2 है कि आपको अपना होमवर्क टाइम से फिनिश करना है। हैबिट नंबर 3 है छोटी वाली डॉटर के लिए कि आपको अपना स्कूल बैग खुद से लगाने की हैबिट रखनी है। Right. हैबिट नंबर 4 है कि जब आप स्कूल से लौटोगे, तो आपको खाना खाने से पहले
टीवी देखने को मिलेगी खाने के साथ, लेकिन खाना खाने से पहले यू हैव टू चेंज योर ड्रेस। राइट। और फिर इसके अंदर मार्किंग सिस्टम लगा के उनको एक वीकली बोनसेस और एक मंथली अवार्ड वाला सिस्टम किया है, और ये सब नेगोशिएट करके उन्हीं से बातचीत करके इसको इम्प्लीमेंट किया है। यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरी छोटी डॉटर शिवी, वो एक टाइम पे मैगी की इतनी क्रेजी थी, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, अभी भी है। लेकिन एक बार उसके साथ सेट हो गया कि बेटा तुम सही तरीके से चलो, मैं आपको अपने आप प्रॉमिस कर रहा हूँ संडे के दिन आप मैगी खा सकते हो। तो उसको एक दिन वो डिफाइन हो गया। बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं। हम एडवाइस उनको कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद फॉलो नहीं करते उस एडवाइस को। और हमने कई बार सुना होगा, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू रीड अ बुक, फर्स्ट यू स्टार्ट विद रीडिंग अ बुक। तो उसी तरीके से आप जो अपने बच्चे को एडवाइस कर रहे हो, आप खुद अगर फॉलो करोगे तो बच्चा भी उस बात को फॉलो करेगा। आज का दिन ये है कि अगर वो अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाती है, तो फ़ोन करके पूछती है कि पापा, यहाँ बर्थडे पार्टी में मैगी सर्व हो रही है, आज फ्राइडे है, तो क्या मैं मैगी खा लूँ? मैं बोलता हूँ बेटा आपको संडे को खानी थी। तो यहाँ तो बोलती है कि ठीक है मैं अभी नहीं खा रही, मैं संडे को खाऊंगी। यहाँ बोलती है कि पापा मैं अभी खा ले रही हूँ, मैं संडे को नहीं खाऊंगी। एंड 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दिस वर्क्स वंडरफुली। वी आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर 100% परफेक्शन, लेकिन आप इतना भी अगर अचीव कर पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वाह। तो उसी तरीके से बच्चों को बोर्डम वाले लेवल से बाहर निकालने के लिए द पॉइंट इज कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अब इसी तरीके से रील्स देखते हैं हम लोग, ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, ये कितना ज़्यादा पॉपकॉर्न ब्रेन बना रहा है हमारे दिमाग को और बच्चों के दिमाग को। तो उसके लिए अब उसको मैंने ये बोला है कि बेटा तू टीवी पे देखना चाह रही है तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रील्स मत देख। तू भले ही किसी की भी अपनी मर्जी की, तू भले शिनचैन की 15 मिनट की वीडियो देख ले, दैट इज फाइन। तो वो हम लोगों में नेगोशिएट हुआ। एक आपका स्पेसिफिक स्क्रीन टाइम है, उतना आप करो एक सर्टेन सर्टेन मोमेंट्स पे, तो उस हिसाब से वो भी खुश, मैं भी खुश। जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में होता है ना, वैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी होता है। पार्टनर हर जगह ही है। वंडरफुल। सो इसको हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे, यू शुड बी व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू बी, बिहेव द वे यू वांट योर चाइल्ड टू बिहेव एंड डू व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू डू। बिकॉज़ ये सब कुछ मैक्सिमम कवर कर लेगा कि जैसा हम चाहते हैं बच्चा में पहले खुद बन जाए वैसे। शायद बच्चे देख के रिसेप्टिव, साथ में रिसेप्टिव बहुत होते हैं, शायद दे विल ट्राई टू डू बिकम द सेम। वंडरफुल। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ कमिंग ऑन द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो खलील जिब्रान ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट की। योर चिल्ड्रन कम इन दिस वर्ल्ड थ्रू यू, राइट। बट दे डू नॉट बिलोंग टू यू। कई बार कई सारे पेरेंट्स की अननोइंगली ऐसी हैबिट्स होती हैं, उनकी ऐसी आदतें होती हैं, और बच्चों को इस तरीके से गाइड कर रहे होते हैं एज इफ कि यार वो उनकी जागीर हो गए। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिला था, जो मैं दिल्ली जा पाया, 9 साल में वहाँ बिता पाया, मुझे पीछे किसी ने ये नहीं बोला, मेरे पापा ने नहीं बोला कि एक बेटा यहाँ रहेगा, छोटे बेटे को बाहर निकलने दे, तू यहाँ रुक, मुझे बिज़नेस में ज़रूरत है। उन्होंने हमेशा ये चीज़ बोली कि बेटा जो तुम्हें परस्यू करना है, उस चीज़ को करो, हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं पूरा करेंगे। तो उसी हिसाब से अब जो मेरे बच्चे हैं, उनको भी मैं यही गाइड कर रहा हूँ कि इस समय तुम्हारी लाइफ में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मैं ले रहा हूँ। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होगे, ये रेशियो चेंज होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके लिए गाड़ी हमेशा मुझे ड्राइव करनी है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है दैट आई हैव टू मेक यू इंटू एन एडैप्टेबल एंड अ प्रॉपर एप्रोप्रिएट ड्राइवर, जिससे आपको खुद को भी चोट ना लगे और आप किसी और को भी चोट ना पहुँचाएँ। बिकॉज़ आज आप अभी 10 साल और 15 साल के हो, तो ठीक है मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ। लेकिन आगे जाके आप 25, 30, 35 साल के होगे, देन आई विल बी मोर इन एन एडवाइजरी रोल। ड्राइव तो आप ही को करना है, आप ही को डिसीजन लेना है। तो उसी हिसाब से ही कोशिश कर रहे हैं बच्चों को सिखाने में। वंडरफुल, वंडरफुल। नॉर्मली जैसे मैंने दुनिया देखी है, 90% पेरेंट्स बोलते ज़रूर हैं कि बेटा मैं तो सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, करना तो मन की है, लेकिन मन में चाह रहे होते करे बच्चा वो जो मैं चाह रहा हूँ। सो अगेन कथनी करने में जो फ़र्क होता है ना, बच्चों को कन्फ्यूज़ कर देता है। यू से समथिंग एल्स एंड स्पीक समथिंग एल्स। इट्स लाइक यू टेक योर चाइल्ड कि चले यार दिल्ली में तो इंस्टीट्यूट दिखा के आता हूँ, मन में है अरे रुकिए नहीं, चले वापस हमारे साथ सिटी में, यहाँ रुकिए नहीं। तो यहाँ बच्चा भी कन्फ्यूज़ होता है कि पापा ड्राइव कर रहे हैं कि गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सो वहाँ पे भी शायद इश्यूज़ आते हैं जो आपने काफ़ी अच्छा सॉर्ट किया हुआ है। आप शायद दिल से, दिमाग से और मन से यही सोचते हैं कि आई एम जस्ट गाइडिंग देम। लेटर ऑन दे हैव टू टेक देयर ओन डिसीजंस, लेट देम बी फ्री एंड लेट देम ऑल टेक देयर ओन डिसीजंस लेटर ऑन व्हेन दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। हम बच्चों को चाहे जितना भी कंट्रोल करना चाहें, ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है? अभी बच्चे आपके साथ बैठे हुए हैं, आप अभी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन आपके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है, ये आप कैसे कंट्रोल करेंगे? और उसके बाद फिर आगे लाइफ में एक स्टेज आने वाली ही है कि आपके बच्चे दे विल मूव आउट। राइट। दे विल मूव आउट ऑफ द हाउस, वो कॉलेज के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए बाहर निकल के अगर जाएँगे, आप कब तक कंट्रोल करेंगे? और कंट्रोल करना ऑब्जेक्टिव है ही क्यों? राइट। किसी भी इंसान को आप कंट्रोल करना क्यों चाह रहे हो? आपका पर्पस तो ये है ना कि वो खुद से आत्मनिर्भर बन सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें, अपने डिसीजन वो खुद से ले सकें। आपको उन्हीं के लिए हमेशा डिसीजन लेने हैं, तो आप बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हो अपने ही बच्चों को।
जिनके लिए यू विश द बेस्ट फॉर देम राइट। अननोइंगली। आप किस टाइप का, आर यू प्रिपेयरिंग योर किड्स फॉर द वर्ल्ड, फॉर द रोड, और आर यू ट्राइंग टू प्रिपेयर द रोड फॉर द किड्स? True. सो इस मामले में मुझे लगता है कम्युनिकेशन कई बार लैकिंग होता है, मिसिंग होता है। इसीलिए पेरेंट्स को लगता है कि भाई बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे, हम तो उनके भले के लिए कह रहे हैं, और बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे, जनरेशनल गैप आ रहा है। लेकिन जब तक हम ये कन्वे नहीं करेंगे कि बेटा मेरे लिए भी पेरेंटिंग का ये फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही पेरेंट बना हूँ ऑफ अ टीनेजर, तो मुझे भी सीखना है, मैं भी कई जगह गलती कर सकता हूँ, मेरी इंटेंशन ये है। आप कम्युनिकेशन ओपन रखिए, उसके बाद आप दोस्ती भी रखिए उनसे, समझिए भी और समझाइए भी कि आपको क्यों लग रहा है कि ये चीज़ सही है या क्यों ये चीज़ गलत है। हमेशा लाइफ में होता गया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइमिंग। आप कोई चीज़ समय से पहले करना चाह रहे हो, वहाँ पे दिक्कत आती है। आप सही समय पे कोई चीज़ करोगे, तो अपने आप ही कोई चैलेंज नहीं रहता। अभी आपने कहा कि हम सोचते हैं कि बच्चों का भला, सो एक्चुअली टेक्निकली परेशानी यहाँ है, हर 5 साल में भले की डेफिनेशन बदल जाती है। एक 15 साल के बच्चे का भला किसी और चीज़ में होगा, 20 साल का किसी और में होगा। जो पेरेंट होता है नॉर्मली 35-40, वो भला कुछ और देखता है। वो ये भूल जाता है मैं 15 साल में क्या सोचता था, मेरी क्या एस्पिरेशंस थी, और वो कंपेयर करता है आज वो जहाँ पे है कि मैं ये एस्पिरेशंस के लिए ठीक है। सो ये जो गैप है ना, ब्रिजिंग दिस गैप इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल जो आपने की दी है, कम्युनिकेशन। इफ यू कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन, इफ यू आर रियली ऑन द सेम पेज और आप एक पेशेंट लिसनर है, यू नो, बिकॉज़ इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप सुन के समझना चाहें बच्चे कह क्या रहे हैं। तभी शायद आप सॉल्यूशन भी दे पाएँ, उनकी बात समझ भी पाएँ और आगे बढ़ा भी पाएँ, प्रॉबब्ली। वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की, लाइफ कोचिंग की, बहुत से प्रोफेशनल्स एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टक फील करते हैं। जॉब में अपना काम पसंद का नहीं मिल रहा, बिज़नेस में पसंद की ग्रोथ नहीं मिल रही, घर जाओ तो खाना अच्छा नहीं मिल रहा, बीवी झगड़ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, मतलब फुल टाइम जब मिलोगे ना, अरे यार लाइफ इज़ बकवास है यार, सुबह उठने का मन ही नहीं करता, डर लगता है, एक नई परेशानी खड़ी है। तो ऐसे में कौन-सा माइंडसेट, किस तरह से क्या करना चाहिए? कोई एक थंब रूल जो ये सारे जो जगलर्स हैं, जो बेचारे सुबह शाम परेशान ही रहते हैं, आई नेवर फाइंड देम हैप्पी। उनको हैप्पीनेस के लिए शायद शाम को एक शॉट चाहिए होता है, तभी जब वो सब भूल जाते हैं। वो हैप्पी नहीं होते, बस भूल गए होते हैं टेम्परेरीली अपनी परेशानी को। उसके लिए कुछ एक रामबाण, कुछ एक एडवाइस? इसमें सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार लोग बाग शिकायत करते हैं यार लाइफ इज़ हार्ड। तो क्वेश्चन आया था कंपेयर्ड टू व्हाट? वेरी वेल, या भाई सिंपल सी चॉइस है ना यार कि जीना तो है ही ना, वरना अगर जीना नहीं है तो इसको फिनिश करना तो बहुत आसान है। मतलब यू जस्ट नीड अ 6 फीट रोप, दैट्स इट। और भी ईज़ी तरीके हैं। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी ऑफ देम। मुझे तो अपनी लाइफ बहुत पसंद है, ठीक है स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन वही अप्स एंड डाउन्स में ही मज़ा आता है, और उसी से ही यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्व्स, और तब आप ग्रो करते हो। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कई लोगों को दिमाग में ये चैलेंजेस होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्टक फील करते हैं। कुछ देर पहले जो हमने बात की थी, द की इज़ कम्युनिकेशन। जब आप एक किसी और के साथ बात कर रहे हो, समबडी आउटसाइड, तो फिर एक कम्युनिकेशन होता है थ्रू वर्ड्स और एक्शंस। जब आप अपने साथ कर रहे हो तो तब वो होता है रिफ्लेक्शन। चैलेंज क्या आ जाता है कि आप अपने थॉट्स को एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड समझ नहीं पा रहे होते हो। देयर इन वन थिंग विच कैन बी इनवैल्यूएबल इज जर्नलिंग। आप जब अपने थॉट्स को लिखते हो, या तो एज अ डेली प्रैक्टिस आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए आप जर्नल मेंटेन कर रहे हैं जिसमें जो भी थॉट आता है आप उसमें लिख रहे हो। अदरवाइज आप सिंपल ये भी देखिए, आप जब एक टू डू लिस्ट बनाते हो वो भी एक तरीके का जर्नल ही है, क्योंकि आपने अपने दिमाग से जितने भी थॉट्स आ रहे थे, जो भी काम आ रहे थे, टास्क आ रहे थे, वो सारे के सारे आपने टू डू लिस्ट में उतार दिए। राइट। मैंने तो पर्सनली कई बार फील किया, द मोमेंट आई क्रिएटेड अ टू डू लिस्ट, मेरे दिमाग का आधा लोड तो वैसे ही कम हो जाता है, और उसके बाद फिर मुझे विजिबली नजर आने लगता है कि हाँ ये काम मुझे करने हैं। टू डू लिस्ट यूजुअली हम बनाते हैं 1 दिन या 2 दिन की। मैं कोशिश करता हूँ टू डू लिस्ट बनाने की अगले 5 साल की। समडे लिस्ट, फिर 5 ईयर लिस्ट, फिर 1 ईयर लिस्ट, फिर 3 मंथ लिस्ट, 1 मंथ लिस्ट, 1 वीक लिस्ट, एंड व्हाट टू डू नाउ। राइट। तो इस तरीके से अगर मैं चलता हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये सैक्रोसैंक्ट है, ये चेंज नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली इसमें रेगुलरली फ्रीक्वेंटली चेंजिंग होती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं अपने दिमाग पे इतना लोड नहीं डाल पाता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं याद रखूँ और ये जम्बल्ड अप रहे, और उसी चक्कर में कन्फ्यूजन होता है। बिकॉज़ व्हेन आई एम एबल टू सी समथिंग, तो उसको मैं पढ़ पा रहा हूँ, उससे बहुत क्लैरिटी आती है। अगेन, जब मुझे अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लूँगा मैं ईज़िली कि यार मुझे क्या-क्या चीज़ें हैंडल करनी है, अकॉर्डिंगली मैं उसको टाइम दे पाऊँगा कि मैं कब, कौन से दिन या कौन से वीक में ये वाली चीज़ करूँगा,
उस हिसाब से आई एम एबल टू हैंडल इट प्रीटी वेल। तो मैं किसी को भी अगर एडवाइस करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले यही करवाता हूँ कि एक आप अपने जो भी टास्क हैं, जस्ट डू अ ब्रेन वॉमिट। बड़ा गंदा सा शब्द है, लेकिन दिमाग की उल्टी करनी होती है हमें इस पेपर पे। जो भी आ रहा है दिमाग में आप लिखते जाइए, राइट। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये जो हमारे मोबाइल्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, सोशल मीडिया है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखा जाए। आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में तभी आ पाएँगे कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप इस काम में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हों, तब क्लैरिटी अपने आप आने लग जाएगी। यू वांट टू से एक डेस्टिनेशन आपका क्या है, एक रोड मैप क्या है, तैयार कर लीजिए 5 साल का। उसमें जो और उसको इफ़ेक्ट मत करिए सोशल मीडिया से या सराउंडिंग से, अपने दिमाग में से एक बनाइए और धीरे-धीरे जैसे फिर जो प्रॉब्लम्स आती रहे उन्हें वैसे छोटे सॉल्यूशन करिए। एक बड़ा ब्रॉडर गोल तो बना हुआ है। 5 साल का रोड मैप, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करता हूँ कि आई एम गोइंग टू लिव फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। राइट। तो मैंने तो मोटी-मोटी अपनी विश लिस्ट, अपनी बकेट लिस्ट वहाँ भी बनाई हुई है। लेकिन अब मेरा अगर मन है कि मुझे टोमाटीनो फेस्ट अटेंड करना है, या फिर मुझे वृंदावन में होली भी देखनी है, या फिर मुझे मुंबई में जाके जो गणपति विसर्जन है वो भी एक बार अटेंड करना है, तो किस तरीके से करूँगा? उसके लिए मेरा मन करता है कि हाँ, 2027 में मुझे यहाँ जाना है, 2030 में यहाँ जाना है, और इस तरीके से एक विश लिस्ट बनी हुई है। फिर उसके बाद कोई एक फाइनेंशियल टारगेट्स और गोल्स हो सकते हैं जो अचीव करने हैं, बच्चों के लिए कुछ एस्पिरेशंस हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि यार मम्मी ने कुछ काम बताया था, शाम को काम फुलफिल करना है। व्हेन आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी इन अ रिटन फॉर्म, तो आधी से ज़्यादा टेंशन तो मेरी वहीं क्लियर हो जाती है। एक चीज़ और आती है, इसमें साथ में मैं शेयर करूँगा। कई बार चैलेंज ये आ जाता था कि मम्मी कहती थी, पापा कहते थे कि बेटा ये वाला काम करना है। तो मम्मी से एक बार बात हुई कि मम्मी आप चाहती क्या हो, कि ये काम मैं करूँ या ये काम हो जाए? राइट। तो तब जब उन्होंने बोला कि बेटा कह क्या रहा है तू? मैंने कहा मम्मी आपको एक काम चाहिए ना, आपको ये वाला सामान चाहिए, ये सामान आपको आके मिल जाएगा, काम आपका हो जाएगा। ड्राई क्लीनर से कपड़े आने हैं, आप ये तो नहीं चाह रहे ना कि मैं जाके लेके आऊँ। आपके कपड़े शाम तक पहुँच जाएँगे। तो बस वो एक टास्क है जो फुलफिल होना है। मेरे जब तक दिमाग में था तो मुझे लग रहा था ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है जो फिजिकली इन पर्सन मुझे करनी है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने टास्क लिख लिए, चाहे बड़ा चाहे छोटा, वहाँ पे क्लैरिटी आने लगी कि अच्छा ठीक है, इसमें से क्या चीज़ मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, क्या चीज़ मुझे खुद इन पर्सन करनी है। वेरी नाइस। परफेक्ट। तो मम्मियों की भी आपने साइकोलॉजी को डिकोड कर लिया है। एक्चुअली मम्मियाँ थोड़ा पर्सनल टच चाहती हैं बच्चे का। वो काम तो बहाना है, काम तो उनका भी सब चलता ही है। बट चाहती है मेरा बच्चा शायद बार-बार मेरे पास आए। मेबी मतलब दैट कैन आल्सो बी अ पॉइंट। बट हाँ, जो ज़रूरी काम है ड्राई क्लीनर सामान तो आजकल तो ब्लिंकिट भी अपने पास है सारा। वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील इट इज़ नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली? बड़ा बिज़नेस बनाना कितना ज़रूरी है? ये 2 अलग-अलग पार्ट्स हो गए। एक है हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली, और दूसरा है बड़ा बिज़नेस बनाना कितना ज़रूरी है। फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अगर आप एक कोई सर्टेन टारगेट सेट कर रहे हैं, कई बार हम एक आर्बिट्रेरी टारगेट सेट कर देते हैं कि भई मुझे साल की 10 करोड़ की इनकम चाहिए। हमने कभी ये इवैल्यूएट किया कि एक्चुअल में हमारी ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत मैं सिर्फ़ नेसेसिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें आपके जो भी खर्चे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नेसेसिटीज़, या कम्फर्ट्स, या लग्ज़रीज़, या ट्रैवल, या डेस्टिनेशंस, या एस्पिरेशंस, एवरीथिंग। आपको साल के चाहिए कितने? मैक्सिमम लोगों ने कभी ये बैठ के डिफाइन ही नहीं किया होगा अपने लिए। उसके बाद आप जिस भी नंबर पे आ रहे हैं, उसको आप अगेन 20%, 30%, 40% एस्केलेट कर दीजिए। आपका आर्बिट्रेरी नंबर जो है ना, वो आर्बिट्रेरी तरीके से ही डिटरमिन हुआ है। दूसरी बात ये आ जाती है कि बिज़नेस बड़ा होना कितना ज़रूरी है। मुझे पर्सनली लगता है कि ईच वन टू हिज़ ओन, हर किसी की एक अपनी एस्पिरेशन होती है। कोई बिज़नेस अगर बड़ा बनाना चाहता है, तो डेफ़िनिटली बनाना चाहिए उसे। लेकिन अगर किसी को बिज़नेस को इस लेवल पे लेके आना है कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, और उसके बाद आपका कोई और पैशन या इंटरेस्ट है, उसमें आपको अपनी एनर्जी लगानी है, तो आई बिलीव कि आपको जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, आप वहाँ लगाइए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुँह नहीं मोड़ रहे, आप अपनी फैमिली से मुँह नहीं मोड़ रहे हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव बीन टेकन केयर ऑफ, उसके बाद आप अपने पैशन में जा सकते हैं। लोगों को ये लग सकता है कई बार कि यार आजकल ये बहुत मैटर करता है कि मेरा पे पैकेज कितना है, मेरे बच्चों का पे पैकेज कितना है। वो एक सर्टेन माइंडसेट से आ रही है, और हम लोगों के बड़े, स्पेशली हम लोगों की सिंधी कम्युनिटी में कई लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने टाइम पे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके बियॉन्ड द मीन्स जाके हम लोगों को पढ़ाया, हमारी परवरिश की, हमें बड़ा किया। तो वो माइंडसेट पहले बहुत था कि यार पैसा इतना ज़्यादा मैटर करता था, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो फिर उसके बिना गाड़ी चल ही नहीं पाती थी। लेकिन आप जब स्टेबल हो गए हैं, यू हैव द अपॉर्च्युनिटी, तब आप चाहते हो कि आप और थोड़ा-सा एस्पायर करो और चीज़ों को भी फ़ील और एक्सपीरियंस कर पाओ। तो उसी हिसाब से, जैसे थ्री इडियट्स मूवी में डायलॉग नहीं था कि शर्मा जी क्या कहेंगे पापा, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी गाड़ी भले ही छोटी होगी लेकिन कम से कम मैं खुश रहूँगा ना।
सो दैट इज व्हाट आई फील। परफेक्ट है डायरेक्शन, मतलब आपका जो आपने बताया बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी समाज में ग्लोरिफिकेशन पैसे का ही है। जैसे आपने कहा पे पैकेज, जितना कॉलर ऊंचा होता है एक पेरेंट का बताने मेरा बच्चा 2 करोड़ में गूगल में लगा है, उतना शायद उतना नहीं होता कि मेरा बच्चा 50 लाख कमाता है पर वो माइम भी करता है, फुटबॉल भी खेलता है, लोगों की हेल्प भी करता है, मेरे पास भी आधा घंटा वो जाके बैठता है। मतलब किसी के पास पैसे के बाद दूर दूर तक कुछ और पैरामीटर्स ही नहीं है। सो इट इज, है तो समाज ही, शर्मा जी ही है हर जगह, लेकिन वो शर्मा जी के साथ उठना बैठना पेरेंट्स को है या हमको है, तो हम ग्लोरीफाई बहुत ही ज्यादा करते हैं पैसे को। तो उसको आप गलत बताते हैं, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, या ये आप कहते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड है, दुनिया में फॉलो नहीं होता है? क्योंकि मेरे हिसाब से आज भी अगर आप बात करेंगे, अगर मतलब आप भी शायद अपना बच्चे के लिए बंदा देखने जाएंगे, तो आप ये चाहेंगे फर्स्ट थिंग शुड बी अ पे पैकेज विच शुड बी प्रीटी गुड। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट एक जनरल टेंडेंसी तो यही है। अब इसी तरीके से एक बात आई थी, किसी के रिश्ते के लिए डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली शेयर हुआ कि यार ये बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, तो आप इधर रिश्ता करने में इंटरेस्टेड होंगे क्या? तो बात यही है, अच्छे घर की परिभाषा क्या है कि ठीक है फाइनेंशियली वो बहुत रिच हैं, लेकिन आप अगर संतुष्ट नहीं हो कि एक रिस्पेक्ट लेवल है कि नहीं, एक वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रही नहीं है, तो वहाँ पे वो पैसा भी किसी काम नहीं आया उस रिश्ते को कल्मिनेट कराने में, सक्सेसफुल बनवाने में। आप जो बात कह रहे हैं उसके अंदर अंडरलाइंग करंट बहुत ज़बरदस्त है कि पैसा एक मेजर नीड की तरह रहा है हमेशा हमारी लाइफ में, और वो स्कैर्सिटी का जो सेंस है, स्कैर्सिटी का सेंस आपको 60, 70, 80 इयर्स की एज में भी ड्राइव कर रहा होता है। पेरेंट्स बड़े एस्पिरेशन से बताते हैं, बहुत खुश होकर बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है यूएस में सेटल्ड है, कनाडा में सेटल्ड है, लेकिन वहीं पे वो खुद मन ही मन फिर अकेले अकेला भी फील कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ ही नहीं है। इसके अंदर ना बच्चा गलत है ना पेरेंट गलत है, लेकिन सिचुएशन ही इस तरीके की आ रही है कि आपने जब उसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से की, जब पढ़ाया-लिखाया सब इस तरीके से, और आपने एस्पायर ही कराया कि वो बाहर जाके ही सेटल हो, और जब आपने प्रायोरिटी शुरुआत से ही पैसे को दी है, तो फिर मनी के पीछे ही आप फ़ोकस लगाओगे ना अपना सारा। और फिर एंड में कहीं पे रिपेंटेंस आता है कि यार ये कहीं मैंने सही डिसीज़न लिया कि नहीं लिया, तो लाइफ़ ओवरऑल इम्बैलेंस में आ गई ना फिर। आप अगर रहते हुए, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, मैं अथाह पैसा कमाना चाहता हूँ, बट आई डू नॉट वांट टू ट्रेड माय टाइम। मैं दिन के 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। आइडियली जैसे-जैसे मैं ग्रो करूँ, मैं चाहूँगा कि मैं दिन के और कम घंटे दूँ और फिर मैं हफ्तों में डिफाइन कर सकूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पैसा कमाना नहीं चाहता, बट आई डोंट वांट टू ट्रेड माय टाइम फॉर अर्निंग मनी, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसका सार हम ये निकाल सकते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ पैसे के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। जनरली हम जब ग्लोरीफाई करते हैं, तो हम दूसरे जो पैरामीटर उनसे परेशान तो होते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे पेरेंट्स अकेला फ़ील करते हैं, पर बोल नहीं पाते हैं कि यार पैसा तो वो कमा रहा है, पर यहाँ हम अकेले हैं। ये लाइन वो ऐड नहीं कर पाते, सोचते ज़रूर हैं। तो अल्टीमेटली बात यही निकली कि पैसा ज़रूरी है, पर अगर सब कुछ दाँव पे लगा के पैसा कमाया जाए, तो उसकी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। बहुत बड़ा नंबर जो हमारे काम ना आए, बैंकों में ज़ीरो बढ़े, उसका नीड नहीं जब तक हमारे पैशन फुलफिल ना हो जाए। और हर किसी की एस्पिरेशन अलग है, कोई उसमें गलत नहीं है। अगर किसी को पैशन आ रहा है पैसा कमाने में अपने बिज़नेस में, तो डेफ़िनिटली उस चीज़ को फ़ॉलो करे। लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि यार आपकी लाइफ़ में कुछ जो सर्टेन एरियाज़ हैं, जो मेन बॉल्स हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ है, जैसे कि आपकी रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आपका पर्सनल मी टाइम है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, ये चीज़ें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने बिज़नेस को दीजिए, एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ दीज़ थिंग्स एज़ वेल, तो परफेक्टली फाइन है। सक्सेस को कई बार हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं बैंक बैलेंस से कंपेयर करके, लेकिन सक्सेस के पैरामीटर्स और उसकी डेफिनेशन जो है हर किसी के लिए एक इवैल्यूएशन कंपैरिजन अलग-अलग है। हो सकता है कि सामने वाले का बैंक बैलेंस मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन हो सकता है कि शायद मैं जो है उससे बेटर तरीके से 10 किलोमीटर रन कर सकता हूँ। तो उसको उस चीज़ की एस्पिरेशन हो कि यार बंदे की हेल्थ बढ़िया है और वो ज़्यादा फिट है, ज़्यादा बेटर पोज़ीशन में, आईसाइट उनकी सही है, उनको हेल्थ चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, तो हर किसी का पैरामीटर अलग-अलग है। सोशल मीडिया पे हो सकता है किसी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप 5 दोस्तों के साथ बैठ के, 10 दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, हँस पा रहे हो, रो पा रहे हो। कोई आपसे पूछ रहा है तू कैसा है? तो आप कह पा रहे हो कि यार मैं सही नहीं हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, मैं किसी को भी डाउनग्रेड नहीं करना चाहता, किसी को डिमीन नहीं करना चाहता। हर किसी के पैरामीटर्स अलग-अलग हैं। मेरी खुद की लाइफ़ में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत वैल्यू दी है कि हाँ यार पैसा ही पैसा कमाना है, दे आर परफेक्टली राइट एट द प्लेस। मेरी एस्पिरेशन वो नहीं है। एज़ सिंपल एज़ दैट। आपकी इंस्पिरेशन है तन तंदुरुस्त, मन खुश और धन थोड़ा बहुत तो जेब में हो ही हो। थोड़ा क्यों, बहुत हो। बहुत हो, चलिए तन, धन सबके अपार अपरंपार।
वी रियली आस्क गॉड कि आपकी सारी पूरी हो। आगे बढ़ते हैं, फैमिली की बात करते हैं अब आप एक फादर भी हैं, हस्बैंड भी हैं, एक सन भी है, मदर फादर सब है। क्या कभी चैलेंजिंग होता है बैलेंस करना वाइफ एंड मदर के बीच में, फादर एंड वाइफ एंड डॉटर के बीच में, फादर एंड वाइफ के बीच में, ये जगलिंग कैसे मैनेज करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि 2 साड़ी लाए हों टूर पे से और मदर को पहले दिखाई तो वाइफ गुस्सा हुई, वाइफ को पहले गुस्सा तो मदर गुस्सा हुई, कभी ऐसा हुआ है? बड़े गलत तार छेड़ दिए सब। साथ तो उतार अब लाइफ में है तो हाँ, लेकिन चेहरे की स्थिति बता रही है कि एक्चुअल में हर किसी की लाइफ में सिचुएशन होती है और अगेन ये एक जगलिंग होती है और बैलेंसिंग एक्ट होता है। इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर बुक रीडिंग पसंद है और मुझे अगर किसी को गिफ्ट देनी है कोई, तो मैं उसको बुक गिफ्ट करूँ या फिर मैं ये सोचूँ कि सामने उस व्यक्ति को क्या पसंद है और उसकी पसंद के हिसाब से उसे गिफ्ट दूँ। मैंने गलती से अपनी डॉटर को ही एक बार इकिगाई फॉर टीन्स ये बुक जो है गिफ्ट कर दी थी और वो बोली पापा ये क्या है? क्या आप इसकी जगह मेरे लिए एक बढ़िया-सी ब्राउनी केक वगैरह मँगवाते तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता। सो दैट वाज़ अ रियलाइज़ेशन मोमेंट फॉर मी। तो उसी तरीके से अब जैसे मम्मी हैं, वाइफ़ हैं, हर किसी की एस्पिरेशंस अलग-अलग होती हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस, नीड्स अलग होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एम्पैथेटिक होके आपको रियलाइज़ करना है कि सामने वाले को क्या चाहिए। बड़ों को ख़ास तौर से मम्मी को ये चीज़ चाहिए कि भई उनके साथ में बैठ के उनकी बात सुनूँ। आपने जैसे बात की थी ना, हमने बात की थी कि ड्राई क्लीन, अगर मम्मी को साथ जाना है, तो फिर ऑफ़ कोर्स मैं साथ जाऊँ और उनके साथ टाइम बिताऊँ। तब फिर हमने ड्राई क्लीन से कपड़े भी लिए, तब हमने कुछ ग्रोसरीज़ भी परचेज़ की, तब भले ही उनको झाड़ू भी खरीदनी है, कुछ और सामान भी खरीदना है, वो भी किया। उनको कुछ क्लोथ्स परचेज़ के लिए जाने हैं, वहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ मेरा राइट। टाइम वेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पापा के साथ जब बैठता हूँ, तो उनको रामचरितमानस डिस्कस करना बहुत पसंद है, शेयर करना। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि ये जब तुम पढ़ना चालू करोगे, जब इसे 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ोगे, तब तुम्हें रस आना चालू होगा। तब राइट। मैं इस चीज़ को सुनता हूँ, मैं अब्ज़ॉर्ब करता हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हाँ, मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चालू की है, लेकिन अभी पहली ही रीडिंग चल रही है। वाइफ़ की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि यार थोड़ा क्वालिटी टाइम दो। द पॉइंट इज़ कि किसी के भी साथ आप बैठ रहे हो, इस समय इन दिस मोमेंट मेरे लिए दुनिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? मेरे लिए दुनिया में इस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आप हैं। राइट। क्योंकि यहाँ पे इन पर्सन फिज़िकली जब मैं आपके साथ हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं पूरे तरीके से आपके साथ और आपके तरफ कमिटेड रहूँ। अदरवाइज़ इट विल बी अ डिससर्विस। मैं भी आधा रहूँगा और आपके साथ मैं पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँगा। ये 2 घंटे, डेढ़ घंटा हमने अगर साथ में फुल वैल्यू से बिताया ना, तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। दैट बेसिकली इज़ डूइंग जस्टिस टू ईच एंड एवरी रोल, ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ, चाहे कोई भी हो, दैट इज़ द मेन थिंग। वेरी वेल जब सेड। जहाँ हो तो वहाँ रहो। मन को, ज़बान को, ध्यान को अलाइन रखो, बंदे के साथ और जगह के साथ और काम के साथ। वेल सेड सर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को काफ़ी बात करी बच्चों की, फिर भी एक बार अब इसको ब्रीफ में बात कर लेंगे। पैशन परस्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलेंगे, अब पहले बोलेंगे पहले बेटा लाइफ स्टेबल बनाओ, फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लो, पैशन धीरे-धीरे करना। या डे 1 से जैसे अब आप जब 3 इयर्स की बात करी, तो 3 इयर्स में आमिर खान स्पेसिफिकली बोला है, अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो तो लाइफ विल बी वंडरफुल। सो क्या ये गाइड देंगे कि अगर पैशन बच्चे का कुछ है तो उसी को प्रोफेशन बनाए या पैशन को एज़ अ हॉबी कंटिन्यू करे, प्रोफेशन जिसमें थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो, थोड़ा-सा पैसा भी मिले, उस पे ध्यान दें? एक सर्टेन लेवल, जैसे पासिंग मार्क्स बोर्ड ने प्रिस्क्राइब कर दिए 33 या 40%, आपने दिमाग में प्रिस्क्राइब कर दिए पासिंग मार्क्स जैसे 60%। तो आपके अगर 60% सब में आ गए हैं, तो उसके बाद आप एक चीज़ पे अलग से ही आप टाइम दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। एक्सपोनेंशियली आप उस पे आर्बिट्रेरीली ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगा सकते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी बैलेंस में बेयर मिनिमम आपने अचीव कर लिया है, उसके बाद दैट इज़ हाउ आई फील। और ये चीज़ कब आती है? व्हेन यू आर इन अ पोज़ीशन कि आपकी हैंड टू माउथ वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि फिर तो इंसान को जैसे-तैसे भी करके ही हैज़ टू अचीव एनीथिंग एट ऑल। और तब वो उसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, तब कुछ पैशन नहीं होता। तब होता है कि भाई पैसा कमाना है, घर पालना है और बीवी-बच्चों का, फैमिली का, पेरेंट्स का ध्यान रखना है। लेकिन व्हेन दीज़ नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हो, उसके बाद फिर आप हो सकता है वही चीज़ आपके पैशन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे फिज़िक्स वाले अलग पांडे सर थे, उनके लिए कन्वर्ट हो गई, या फिर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल की, बिज़नेस में आप चले एंड देन लेटर ऑन आपने अपने पैशन को टाइम और एनर्जी देना चालू किया। थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन से अब मैं बता नहीं पाया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा है, सपोज़ ही इज़ एन आर्टिस्ट, उसको आर्ट पसंद है, लेकिन आर्ट माइट नॉट फेच हिम गुड मनी। आप ज़ा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उसे
टेक केयर नहीं करना है अपने नीड्स का, लेकिन आप लगता है ना फ्यूचर में एक्चुअली फाइनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आर्ट उतना पैसा नहीं लेके आएगी उसके लिए। ठीक है। अब इस समय पे आर्ट पे कितना टाइम डिवोट करे तो उसको बेटर करने के लिए, जैसे फिजिक्स वाला सर इज एन एग्जाम्पशन। भाई देखिए क्या होता है ना, हर हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं। 100 लोग फॉलो करेंगे तो 5 तो एक्सेल करेंगे ही करेंगे, लेकिन नॉर्मली कई सारे आर्ट फॉर्म, कई सारे ऐसे पैशन जो बच्चों में होते हैं। चाहे स्पोर्ट ही ले लीजिए आप, कोई सॉकर बहुत अच्छा खेलता है पर बहुत मुश्किल है कि वो अपने जीवन यापन उससे कर सके। कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुश्किल है कि वो आईपीएल में जाके उसको, क्योंकि आज आईपीएल में हजारों लोग जब होते हैं तब जाके 50 लोगों को टाइम मिलता है। तो अगर वो उसमें पैशन पे ध्यान ही नहीं देगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं पहुंचे। लेकिन अगर उसने पैशन को परस्यू ही नहीं किया तो हमेशा के लिए किल हो गया। भाई मेरे को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो बनना ही है। यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी आती है आपकी सीख कि अब आप उसे कैसे बोलेंगे, भाई तू आर्टिस्ट बना है तो कोशिश कर, कब तक कोशिश कर। यहाँ पे एक नीड अलग आ रही है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि पैशन से ही पैसा कमाना है, डायरेक्शन वो लेना है क्या? राइट, एग्जैक्ट। बात ये आ जाती है कि पैसा कमाना एक अलग रिक्वायरमेंट है, विच इज़ वेरी एसेंशियल। उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ आपको पैशन भी नहीं करना, लेकिन पैशन के ऊपर इस समय आप ये लोड नहीं डाल सकते कि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। द पॉइंट इज़ आपको अपने पैशन को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अपनी लाइफ की स्टेज देखनी है। एट अ सर्टेन स्टेज इन लाइफ आपको किसी चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी होती है। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़। अब इस समय आप जिस रोल में हो, अब जैसे मैं जिस रोल में हूँ एट दिस एज ऑफ माई लाइफ, कि मुझे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, हर किसी को टाइम देना है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं टाइम दे रहा हूँ। व्हेन आई विल हैव मोर फ्री टाइम इन माई हैंड्स, तब मैं अपने पैशन को, अपने और इंटरेस्ट को और परस्यू कर सकूंगा, तब मैं और वहाँ ज़्यादा टाइम दूंगा। मेरा मन करता है कि मैं 3 महीने के लिए एक सबैटिकल लेके कहीं बाहर जाके रहूं, कहीं सेवा कर सकूं या कहीं ट्रैवल कर सकूं, लेकिन अभी मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स माई बिजनेस डू नॉट गिव मी द बैंडविड्थ कि मैं 3 महीने अपने बिजनेस से, अपने घर से, अपने शहर से एकदम निकल जाऊं। तो इसीलिए इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। मुझे पता है आगे लाइफ में वो स्टेज आएगी तो मैं उस चीज़ को जीऊंगा पूरे तरीके से। तो सिंपल सी बात, बच्चों के लिए भी यही एडवाइस है कि पैशन से अगर आप पैसा कमा सको तो नथिंग लाइक इट, लेकिन पैशन से पैसा कमाना ही है, जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रायोरिटाइज करना है। मैं तो यही एडवाइस कर पाऊंगा कि सेफ पहले आप इंश्योर करो कि हाँ, आपके ब्रेड एंड बटर इज टेकन केयर ऑफ। दैट वेरी वेल सेड। पैशन को छोड़ना नहीं है, लेकिन ब्रेड बटर ख्याल रखना है। उसको जितना टाइम देना दीजिए भाई, प्रायोरिटीज अपना करियर बनाते पे ही रखा चाहिए। करियर इज प्राइमरी, पैसा है तो बाकी साथ साथ में चल सकता है लेटर ऑन, हाँ, राइट। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ेंगे इसी वर्क लाइफ बैलेंस, क्या ये मिथ है या एक्चुअल में हो पाता है? होना चाहिए, होना चाहिए, ट्रू। लेकिन ये बात तभी आती है जब आप वर्क और लाइफ को अलग मानते हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं पैशन और करियर, लेकिन अगर ये दोनों ही साथ हो जाएं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए साथ नहीं हो पाते हैं। पैशन को आप एक हॉबी, एक इंटरेस्ट की तरह परस्यू करते हैं, जिससे आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में आपको इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे भी डिफाइन होता है, वर्क इज़ व्हाट यू डू इन योर ऑफिस और योर बिजनेस प्लेस, और लाइफ जो आप घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इन दोनों में भी बैलेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज़ इन द एंड आप फुलफिल्ड कैसे फ़ील होगे? व्हेन यू आर इन योर मोमेंट्स ऑफ हाई, तब तो आप अकेली दुनिया जीत सकते हो। बट व्हेन यू आर इन योर मोमेंट्स ऑफ लो, जो इनेविटेबली होगा, तब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो जो सपोर्ट है, वो आपको पीछे उन्हीं लोगों से मिल सकती है हू विल चीयर यू ऑन, और उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा आप ग्रो कर रहे हो, सक्सीड कर रहे हो। बुरा सिर्फ तब लगता है अगर आप उस आगे बढ़ने में उनको भूल जाते हो पीछे। भूल जाए, अदरवाइज़ दे आर ऑलवेज़ बिहाइंड योर बैक सपोर्टिंग यू कंप्लीटली। राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस इस मामले में बहुत ज़रूरी है। आपने साइमन सिनेक के बारे में सुना होगा, उनका जैसे एक गोल्डन सर्कल वाला कॉन्सेप्ट बहुत Exactly, पॉपुलर है। जी। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ है, व्हिच आई रियली लव, कि अगर आप किसी मोमेंट ऑफ वीकनेस में हो, क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ये मैसेज भेज सको, आई नीड यू 8 मिनट्स। आप किसी से उसकी ज़िंदगी के सिर्फ वो 8 मिनट माँग लो, बिकॉज़ यू आर इन सच अ मोमेंट कि आपको ज़रूरत है, आपको रियलाइज़ हो रहा है यार, यू नीड अपलिफ्टमेंट। कोई चाहिए जिससे आप बात करना चाह रहे हो, जो आपको अपलिफ्ट करे। दिस इज़ अ क्राई फॉर हेल्प, कि आप किसी से कह सको यार आई नीड योर 8 मिनट्स। राइट। तो उसी तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस तभी आएगा। आपने अगर लाइफ को डिसबैलेंस कर दिया, तो क्या आपके पास ऐसे 2, 4, 5 लोग हैं जिनमें से किसी को भी आप एक मैसेज भेज सको और उनका कॉल आए आपके पास? राइट। कोई एकदम इमीडिएटली आ जाए आपके पास। राइट। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, कई सारे ग्रुप्स होंगे, उसके अंदर आप ये मैसेज लिख के डाल दो
आई नीड हेल्प अर्जेंटली, फिर देखते हैं कितने लोग क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये चीज़ ही लाइफ है, यही चीज़ ही बैलेंस है। राइट वरना वर्क पे आप कमिट हो रहे हो, इन द एंड इट इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग। और फिर चॉइसेस में ही आपको यहाँ लगता है कि डिड यू मेक द राइट चॉइस, यहाँ आप रिग्रेट करते हो कि यार कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। लाइफ में यही तो चीज़ है, वीडियो गेम है, गेम ओवर हुआ आप रीस्टार्ट कर सकते हो। लाइफ में कोई रिवाइंड का बटन तो है नहीं। देयर इज नो रीस्टार्ट वेरी नाइस। सो अब हम बात करेंगे आपका जो चैलेंज आपने लिया 365 डेज चैलेंज, जो कि आपको एक मोटिवेशन वीडियो हर रोज एक बाइट बनाना है, डालना है। ये मोटिवेशन कैसे मिला आपको कि ऐसा कुछ करते हैं, कंटेंट्स बनाते हैं? एक्चुअल में फ्रैंकली मैं बताऊँ तो ये कोई 365 डे चैलेंज मैंने लिया ही नहीं है इस तरीके का, लेकिन क्योंकि मीडिया में इस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, इस टाइप के चैलेंजेस होते हैं 75 हार्ड चैलेंज, राइट 100 डे चैलेंज, तो उसी तरीके से लगा क्योंकि मैं 100 डेज़ के आगे निकल गया। रोकना चाहूंगा बिकॉज आप नंबर ऑफ डे लिखते हैं इसलिए लोगों को लगता है हाँ, दिस नंबर बिल्कुल, लाइक टू बिल्कुल मंथ्स सही है। डे हाँ, राइट एग्ज़ैक्टली। तो वो जो कंटेंट है ये एक तरीके से मेरे लिए ही ट्रैकर है। मुझे ये बताने के लिए है कि यार मैं कंसिस्टेंसी से इसको फ़ॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मैं कितना पोस्ट कर पाया हूँ, कितना आगे जा पाया हूँ। इन पोस्ट का कंटेंट और ऑब्जेक्टिव वही है कि एक तो ये सॉर्ट ऑफ बाइबल है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है फॉर राइट माय किड्स, राइट और दूसरा दिस इज़ अ डेली डोज़ फॉर माय ओन सेल्स एज़ वेल। मैं अपने आप से ही बात करता हूँ और अपने लिए ही ये कंटेंट डालता हूँ एज़ इफ कि सुनने वाला भी एक यंगर दिवाकर ही है जो इस चीज़ को सुन रहा है, कंज़्यूम कर रहा है। तो इसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि भई ये 365 पे आके बंद हो जाएगा, और ओके इसका कोई टारगेट भी नहीं है कि 365 तक जाना ही जाना है। ओके सो तो दैट क्या इज़ व्हाट बीच इट इज़। में डेज मिस भी होते हैं इसमें? डेफ़िनिटली मिस हुए हैं, अच्छा ओके कई बार मिस हुए हैं, ब्रेक हुए हैं, और यही नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ़ है। जी मैं खुद एडवाइस कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डम। बट राइट देन अगेन आप जो खुद सलाह देते हो, कई बार आप खुद भी फ़ॉल्टर करते हो, अपनी खुद की एडवाइस ही आप भूल जाते हो। कुछ समय के लिए आप डेविएट भी करते हो, लेकिन फिर धीमे आप लौट के आते हो ट्रैक पे एंड यू स्टार्ट मूविंग अगेन। तो इसमें बीच में ब्रेक्स आए भी हैं, बट स्टिल वी आर ऑन दिस जर्नी एंड मूविंग अहेड। वंडरफुल वंडरफुल। सब थोड़ा लाइफ फिलॉसफी बात करते हैं। 3 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स या रूल्स आपने अपने लिए बनाए हैं, क्या उनको एक डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा ब्रीफली, जिसमें हमें एग्जैक्ट पता चले कि दिवाकर जी कुछ भी करेंगे पर इन 3 पे कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे? रूल्स तो मैं क्या ही कहूँगा इनको, बेसिकली ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने डिस्कवर की, एंड आई वांट कि यार मैं इनसे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। एक मुझे पर्सनली आई लव टू वेक अप अर्ली। ठीक। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं कहीं, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज़ आई एम एन अर्ली राइज़र। तो मेरे लिए वो एक नॉन नेगोशिएबल की कैटेगरी में आ जाता है। मुझे प्रेफ़रेंस होगा तो आई कांट जस्ट ले अराउंड इन द बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बिल्कुल उठूँगा और मुझे अपना दिन अर्ली स्टार्ट करना पसंद है। वेरी नाइस। सेकंड नॉन नेगोशिएबल फॉर मी वुड बी आई नीड माय मी टाइम। मुझे अपना आधा घंटा कम से कम अपने साथ चाहिए, भले ही वो मैं कहीं बैठ रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ और विद माय आईज़ ओपन, भले ही मैं वॉक कर रहा हूँ, आई नीड माय मी टाइम। क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा एनरिचिंग और फुलफिलिंग लगता है। खुद से बात हो गई, खुद के साथ समय बिता लिए, फिर हम दुनिया के लिए हैं, हम परिवार के लिए हैं, सबके लिए मुझे मी टाइम चाहिए। ये एक सेकंड मेरा नॉन नेगोशिएबल है। और थर्ड मेरा नॉन नेगोशिएबल है कि फिजिकल मूवमेंट डेली होनी ही होनी चाहिए। बिकॉज़ जब वो फिजिकल मूवमेंट होती है तो वो मेरी बॉडी को एक तरीके से स्टार्ट कर देती है। इंजन को हल्का-सा स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है ना, उसके बाद फिर दिन भर आप दौड़ते रहो, काम करते रहो। तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़, इन द फॉर्म ऑफ वर्कआउट, थोड़ा माइल्ड जॉग हुआ, वॉक हुआ, जिम में आपने किया, ज़ुम्बा किया, कुछ भी किया, एक फिजिकल मूवमेंट डेली अगर हो तो अच्छा लगता है। कहीं घूमने भी बाहर गए हैं तो फिर वहाँ वॉक-वॉक वगैरह हो जाती है। थोड़ा बच्चों के साथ खेलते हैं, उसके अंदर भी मज़ा आता है। तो ये 3 नॉन नेगोशिएबल्स हैं, वेक अप अर्ली, स्टार्ट योर डे अर्ली, सेकंड इज़ फिजिकल मूवमेंट एंड थर्ड इज़ रिफ्लेक्शन टाइम। रॉबिन शर्मा का 5 एएम क्लब, कृष्णा दीदी का मी इन साइलेंस और थर्ड भी कोई ना कोई बोला ही होगा कि यू हैव टू बी मूवमेंट ऑलवेज। आपने सबकी ये लिस्ट पकड़ रखी है आपने। ये इकिगाई में भी बोला ठीक है, जाता है, इफ यू वांट टू लिव 100 इयर्स, हाँ, हाँ। द सीक्रेट इज़ इन योर फिंगर्स एंड योर फीट। वाओ! कीप मूविंग ऑल योर लाइफ। So people in blue zone also practice same thing, I think. So they wake up early, then they have wonderful social life. They work in a balanced way. They don't stress on money. जब हम blue zones की बात करते हैं, जहाँ पे लोग 100 साल से प्लस जीते हैं, खुश रहते हैं। मनी तो सर बियॉन्ड अ सर्टेन एज, मनी जस्ट रिमेन्स एज़ अ नंबर एंड अ मीन्स टू फुलफिल सम एंड्स। राइट, आपको अगर लॉन्ग लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आपकी डाइट होती है, उसके अलावा आपका सोशल सर्कल होता है, रेस्ट एंड वर्कआउट होता है, और उसके अलावा फोर्थ चीज़ आ जाती है इकिगाई, एज़ इन योर पर्पस, समथिंग व्हिच यू लुक फॉरवर्ड टू। आप सुबह उठते हैं किस चीज़ के लिए, राइट। तो इनका कल्मिनेशन कॉम्बिनेशन आता है तो अपने आप ही आपको मज़ा आता है
कि यार बाहर जाके दोस्तों से ही मिलना है, कुछ बात करनी है। सम पीपल लुक अप टू दैट, लुक फॉरवर्ड टू दैट। राइट। इसीलिए हम लोग के बड़े होते हैं, कई बार उनको हिचक होती है, झिझक होती है, जब बच्चे बुलाते हैं कि पापा आप मेरे साथ बाहर आ जाओ, बाहर सेटल होते हैं, तो पीछे उनका सोशल सर्कल बना हुआ, सोशल सर्कल को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज योर लाइफ, मेरे को एक बार मैं एक डॉक्टर से मिला था जो इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो बोले यू नो दिस गाय इज लिविंग फॉर 95 इयर्स, इज अ डॉक्टर। अरे हाँ, तो भाई वो सोशल सर्कल अगर अपना देखोगे ना, यू कैन नॉट मूव, बट व्हील चेयर उनके लिए आती है, वो अभी पार्क जाते हैं, वॉक नहीं करते हैं, व्हील चेयर में वॉक करते हैं, बिकॉज यू वांट दैट सोशल सर्कल टू लिव हैप्पीली। Exactly. वंडरफुल। सो विद नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। कुछ एक रैपिड फायर करते हैं, जो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी, हमारा 1 घंटा कोई शायद ना देख पाए, तो 2 वर्ड्स में क्लैरिटी मिलेगी। सो पैशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, डन। फैमिली या एम्बिशन? फैमिली फर्स्ट, स्टेबिलिटी या रिस्क? कैलकुलेटेड रिस्क, वाओ। बिजनेस ग्रोथ या पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड, ऑलवेज। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन, ऑलवेज। मोटिवेशन, डेली डोज, कंफर्ट जोन या ग्रोथ जोन? डेफिनेटली ग्रोथ जोन, ओके। एक बड़ा बिजनेस या मल्टीपल इनकम सोर्सेस? मल्टीपल इनकम सोर्सेस। राइट। पैशन फॉलो करना चाहिए या बिजनेस बड़ा बनाना चाहिए? दोनों नहीं हो करना सकते, चाहिए, दोनों हो जाएंगे। दोनों करना चाहिए। राइट। और अगर उन दोनों में से एक को चूज करना है, तो बिजनेस बड़ा की मैं डेफिनेशन ही थोड़ी सी कम कर दूंगा कि भाई ठीक है, मैं 100 पे नहीं, मैं 80 से खुश हूँ, 70 से खुश हूँ, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट को भी टाइम दे पाऊँ। आपने मेरा आखिरी क्वेश्चन ही अपने आप सॉर्ट कर दिया कि पैशन पूरे करने हैं, बिजनेस गोल्स अपने पूरे करने हैं। तो बेसिकली अगेन हम बार बार वही बात कर रहे हैं, बैलेंस इज द की, बैलेंस विल बी एवरीथिंग। शायद दिवाकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी नॉलेजेबल बातें मिली, शायद दुनिया से हटके मिली, कि जहाँ हम सिर्फ मनी सेंट्रिक वर्ल्ड में जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे आदमी की रिकग्निशन सिर्फ पैसे से है, यहाँ हमने बात करी कि पैशन भी, सोशल सर्कल भी, फैमिली नीड्स भी, फैमिली रिलेशनशिप भी। कई लोग कहते हैं इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, बिकॉज आज का अभी तक हम रिलेशनशिप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो हम भगवान ने रिश्ते दिए हैं वो तो दिए हैं ऑटोमेटिक, बट वी आर स्टिल नॉट इन्वेस्टिंग, वी आर नॉट गिविंग देम पानी खाद दे के उनको टाइम, बल उनका खाद पानी टाइम है, कि रिलेशनशिप का खाद पानी शायद सिर्फ टाइम ही है ना, क्योंकि आर गिविंग टाइम रिलेशनशिप तो ग्रो करती है, शायद उसमें भी पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दर्शकों हमारी बातें बहुत अच्छी लगी, आपको भी मजा आया होगा मिलके। थैंक यू मैं फॉर कमिंग हियर। मैं इसी में एक आखिरी लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा। रिलेशनशिप्स की बात की, तो रिलेशनशिप्स में ठीक है, फैमिली तो आती ही है, साथ में फ्रेंड्स का भी बहुत मेजर रोल होता है। राइट। मैंने कहीं पे एक बातें पढ़ी थी, एंड दिस इज काइंड ऑफ समथिंग विच हैज स्टक विद मी, एंड आई हैव मेड दिस माय मंत्रा। इफ एट द एंड ऑफ योर लाइफ you have 5 people you can call your friends, then your life is a success. वाह। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है कि यार मेरे 4 दोस्त, 5 दोस्त ऐसे हैं कि जिन्हें मैं दोस्त कह पा रहा हूँ, और जिनके साथ मैं एनविजन कर पा रहा हूँ कि यार न जाने मैं जब तक हूँ तब तक समय बिता पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ मस्त है। सो बैंक बैलेंस नहीं, फ्रेंड बैलेंस भी होना चाहिए एटलीस्ट बिगर देन 5, द नंबर शुड बी मोर देन 5, तब शायद सक्सेस होगी। यार अगर आप पार्टी करोगे और पार्टी में आपके ही जने नहीं है, राइट। तो फिर ऐसी पार्टी थ्रो करने का फायदा क्या है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वंडरफुल दिवाकर जी, आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर जर्नी। जैसे भी आप हैं, जैसे जा रहे हैं, भगवान का बहुत अच्छे जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।